नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बुद्धि का मापन एवं परीक्षण। बुद्धि का मापन एवं परीक्षण बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछने की पूरी संभावना है। दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में हम पूरी तरह अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो बुद्धि का मापन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बुद्धि का मापन आखिर क्या होता है, बुद्धि का मापन अपन करते क्यों हैं। दोस्तों, कोई भी बालक है, बालक की मानसिक योग्यता का माप करना या ज्ञात करना कि उसमें कौन कौन सी मानसिक योग्यताएं हैं, यही बुद्धि का मापन है। अब आती है बात, ये होती है कि बुद्धि परीक्षण की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। दोस्तों, आपके क्लासरूम में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं और हर स्टूडेंट्स की, हर विद्यार्थी की जो योग्यता होती है, बुद्धि होती है, वो उसमें अंतर होता है। तो इसी अंतर को समझने के लिए, इसी जटिलता को दूर करने के लिए बुद्धि परीक्षण की आवश्यकता होती है। दोस्तों, बुद्धि परीक्षण का इतिहास अगर हम देखें तो बुद्धि परीक्षण का इतिहास काफ़ी बहुत पहले से है। आज ये कोई नई चीज़ नहीं है कि बुद्धि परीक्षण आज कोई नए ज़माने का टेस्ट है। ये दोस्तों, बुद्धि परीक्षण प्राचीन समय से ही वेदों और पुराणों में भी बुद्धि परीक्षण का उल्लेख मिलता है। अब देखते हैं यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद। बुद्धि परीक्षा या प्रत्यक्ष उदाहरण है। दोस्तों, तक्षशिला नालंदा विश्वविद्यालय की जो अध्ययन विधियां हैं उसमें भी बुद्धि परीक्षाओं का महत्वपूर्ण स्थान था। आज परिस्थिति ऐसी है कि भारत विदेशी विद्वानों द्वारा बनाई गई बुद्धि परीक्षा की विधियों का प्रयोग कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे देश में तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन विधियों और बुद्धि परीक्षाओं का महत्वपूर्ण स्थान था। दोस्तों, यूरोप में बुद्धि परीक्षा की दिशा में 18वीं शताब्दी में कार्य प्रारंभ कर दिया गया था। 18वीं शताब्दी में सर्वप्रथम भारत के समान वहाँ भी शारीरिक लक्षणों को बुद्धि का माप आधार माना जाता था। यूरोप में भी भारत की तरह शारीरिक लक्षण को ही बुद्धि का आधार माना जाता था। भारत में कहा भी गया है, आज भी कहते हैं, छिद्र दंता क्वचित मूर्खा, अर्थात छिद्रे दांतों वाला कोई कोई ही मूर्ख होता है। फिर इसके बाद 1879 में विलियम बुंट ने जर्मनी में लिप्जिंग नामक नगर में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कई बार क्वेश्चन आया है कि किसने मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला सबसे पहले किसने स्थापित की, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित करने वाले वैज्ञानिक कौन है। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, विलियम बुंट। दोस्तों, याद रखिए, विलियम बुंट। कभी कभी ईयर भी पूछ लेता है, तो कब स्थापित की उन्होंने, 1879 में। उन्होंने प्रयोगशाला स्थापित करके बुद्धि मापन को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। ठीक है। अब कोई एक वैज्ञानिक अगर कोई, आप देखते हैं कि कोई एक वैज्ञानिक अगर कोई प्रयोग करता है तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप, बहुत सारे अन्य वैज्ञानिक भी उससे संबंधित प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। चाहे वर्तमान समय में ही देखें, जैसे कोविड वैक्सीन है, कोविड वैक्सीन हमारे भारत में एक नहीं दो वैक्सीन इस समय उपलब्ध हैं। तो इसी तरह जब बुंट साहब ने अपनी जो है प्रयोगशाला स्थापित की तो उससे उत्साहित होकर अन्य देशों के वैज्ञानिकों ने भी बुद्धि परीक्षा का कार्य प्रारंभ कर दिया। इसमें फ्रांस में बिने का नाम प्रमुख लिया जाता है, इंग्लैंड में विंच का नाम प्रमुख लिया जाता है, जर्मनी में मैनमान का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है, अमेरिका में थर्डाइक का नाम लिया जाता है और टर्मन का नाम लिया जाता है। लेकिन इन सारे मनोवैज्ञानिकों में सबसे अधिक सफलता मिली बिने को। उन्होंने 1911 में साइमन के साथ मिलकर बिने साइमन बुद्धि परीक्षण किया और 1915-1916 में क्रमशः वर्ट और टर्मन ने भी बिने प्रश्नावली में संशोधन किया। अब बिने ने जो प्रश्नावली बनाई बुद्धि परीक्षण के लिए, उसमें वर्ट और टर्मन ने उसमें कुछ संशोधन किया और 1957 में टर्मन तथा मैरिल द्वारा एक नवीन संशोधित स्केल तैयार की गई। तो इस तरह देखा कि एक बहुत सारे काफ़ी मनोवैज्ञानिकों ने इसमें अपना योगदान दिया है। लेकिन प्रमुख जो पहला योगदान था वो हमारे विलियम बुंट साहब का माना जाता है।
अब आइए दोस्तों, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जिनको अपन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बिने को बुद्धि परीक्षण का जनक माना कहा जाता है। अल्फ्रेड बिने को बुद्धि परीक्षण का जनक जो है, सबसे पहले स्टार्ट किसने किया? किसने किया? बिने ने। बुद्धि परीक्षण का जो है परीक्षण को जो स्टार्ट करने वाले जो मनोवैज्ञानिक है वो कौन है? बिने से हैं। विलियम वुंट तो उन्होंने प्रयोगशाला स्थापित की ही, प्रथम प्रयोगशाला जर्मनी के लिप्जिंग शहर में, लेकिन वह बुद्धि परीक्षणों का जनक किसे कहा जाता है? और बुद्धि परीक्षण को स्टार्ट करने वाले कौन थे? बिने साहब थे। सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण पर कार्य विलियम वुंट ने किया। बुद्धि परीक्षण पर जो कार्य है वो विलियम वुंट ने किया, और 1879 में वुंट ने जर्मनी के लिप्जिंग नामक नगर में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की। वुंट के प्रयत्नों से प्रेरित होकर फ्रांस में बिने के द्वारा तथा अमेरिका में टर्मन और थॉर्नडाइक के द्वारा बुद्धि परीक्षण के कार्य प्रयास किए गए। अमेरिका में सर्वप्रथम 1908 में गोडार्ड ने बिने सामान्य परीक्षण का प्रचार किया, और टर्मन ने 1916 में इसमें संशोधन किया, जिसे स्टैंडर्ड रिवीजन कहा गया। सबसे पहले व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का निर्माण बिने साइमन ने किया। अब दोस्तों, बुद्धि परीक्षण में दो प्रकार हुए बुद्धि परीक्षण, एक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण हुए और दूसरा सामूहिक बुद्धि परीक्षण। तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का सबसे पहले निर्माण किसने किया? बिने साइमन ने किया। शाब्दिक परीक्षण का निर्माण सबसे पहले बिने ने किया, और सामूहिक बुद्धि परीक्षणों का उद्भव अमेरिका में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुआ। सामूहिक बुद्धि परीक्षणों का जो उद्भव हुआ अमेरिका में प्रथम विश्व युद्ध के समय हुआ। अब यहाँ पे सामूहिक बुद्धि परीक्षणों की आवश्यकता क्यों पड़ी? सामूहिक बुद्धि परीक्षणों की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि अमेरिका में प्रथम विश्व युद्ध के समय बहुत सारे सैनिकों को भर्ती किया जाना था। अब सैनिकों को भर्ती एक या दो सैनिक तो भर्ती नहीं किए जाने थे, काफ़ी सैनिक भर्ती किए जाने थे एक साथ, तो उनके लिए बुद्धि परीक्षण किए गए, तो उसी को सामूहिक बुद्धि परीक्षण कहा गया। क्रियात्मक परीक्षणों का निर्माण डॉक्टर हिली ने किया, और बुद्धि लब्धि का सूत्र, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया? तो बुद्धि लब्धि का सूत्र टर्मन ने दिया। आरबी अल्फा परीक्षण एक शाब्दिक परीक्षण है। सब जो परीक्षण होते हैं उसमें भी कई प्रकार के परीक्षण होते हैं, एक शाब्दिक परीक्षण भी होता है, क्रियात्मक परीक्षण होता है। शाब्दिक परीक्षण का उपयोग ज़्यादातर बुद्धि को मापने के लिए किया जाता है, और क्रियात्मक परीक्षण का उपयोग ज़्यादातर फिजिकल, मतलब उसके अंदर फिजिकल एक्टिविटी करने की बुद्धि है कि नहीं है, ये क्रियात्मक परीक्षण का उपयोग किया जाता है। 1911 तक बने बुद्धि परीक्षणों की भाषा का प्रयोग होता था। 1911 तक जितने भी बुद्धि परीक्षण हुए उनमें भाषा का प्रयोग किया जाता था। अब आइए दोस्तों पर डिस्कस करते हैं यहाँ पे बुद्धि परीक्षण के प्रकार। बुद्धि परीक्षण के प्रकार की बात करें अगर, तो बुद्धि परीक्षण में सबसे पहले तो बुद्धि परीक्षण दो प्रकार के यहाँ पे बोले गए हैं, एक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण। तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में अपना आ जाएगा बिने साइमन बुद्धि स्केल। बिने साइमन बुद्धि स्केल की बात करें अगर, तो ये एक प्रकार का व्यक्तिगत भाषात्मक परीक्षण है। कैसा परीक्षण है ये? व्यक्तिगत भाषात्मक परीक्षण है। इस परीक्षण में के प्रतिपादन का श्रेय अल्फ्रेड बिने को जाता है। बिने साइमन की बुद्धि परीक्षण विधि के प्रवर्तक माने गए हैं। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के सर्वप्रथम सफल प्रयास का श्रेय किसको? अल्फ्रेड बिने को है। जैसे मैंने बताया, वो पेरिस विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान के प्रोफेसर थी। कई बार क्वेश्चन भी आ सकता है कि बिने जो है किस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे? पेरिस विश्वविद्यालय में। 1890 के लगभग पेरिस में प्राथमिक विद्यालयों के प्रबंधकों ने उनसे ऐसे बालकों का पता लगाने में सहायता मांगी जो मंदबुद्धि थे, ताकि उनको शिक्षा प्राप्त करने के लिए विशिष्ट विद्यालयों में भेजा सके। ऐसे बालक जो मंदबुद्धि के थे उनको इस विशिष्ट विद्यालयों में भेजना चाहते थे पेरिस में। तो उन्होंने जो है बिने से जो है पता लगाने के लिए कहा, ऐसे बालकों को पता लगाने की सहायता मांगी। तो बिने ने इस कार्य में अपने सहयोगी साइमन का सहायता लिया, और दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर 1905 में अपनी परीक्षा विधि प्रकाशित की, जिसे बिने साइमन बुद्धि परीक्षण कहा गया।
अब विनय सामंत की जो बुद्धि परीक्षा थी वो 3 से 15 वर्ष तक के बालकों के लिए थी। प्रत्येक वर्ष के बालक के लिए 5 प्रश्न या कार्य थे, पर 4 वर्ष के बालकों के लिए केवल 4 प्रश्न थे। और 11 से 13 वर्ष के बालकों के लिए कोई प्रश्न नहीं थे। इस प्रकार 1911 की स्केल में प्रश्नों की कुल संख्या 54 थी। ये प्रश्न इस प्रकार बनाए गए थे कि कम आयु के बालक अधिक आयु के बालकों के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते थे। इसके बाद अगला जो परीक्षण था स्टैनफोर्ड बिने स्केल परीक्षण। स्टैनफोर्ड बिने स्केल परीक्षण जो हुआ उसमें अपने दोषों के बावजूद काफ़ी प्रसिद्धि पाई, काफ़ी जो है इसने पूरे शिक्षा संसार में हलचल मचा दी। कई देशों के उत्साही जो मनोवैज्ञानिक का ध्यान उनकी ओर गया, क्योंकि इसका जो मापदंड था वो पेरिस की गलियों के उपेक्षित बालकों के लिए बनाया गया था और इसलिए उनमें सुधार की आवश्यकता समझी गई, क्योंकि इसको सभी लोग उपयोग करना चाहते थे। और वो जो स्टैनफोर्ड बिने स्केल था वो पेरिस के बच्चों के लिए बनाया गया था। अब इस दिशा में आगे जो मनोवैज्ञानिक थे, जैसे डॉक्टर सिरिल बर्ड का नाम लिया जाता है और टर्मन का नाम लिया जाता है, इन्होंने काफ़ी काम किया इस पर स्टैनफोर्ड बिने स्केल में। अब टर्मन ने बिने के जो मापदंड थे उनको उनके दोषों को दूर करके 1916 में इसे एक नया रूप प्रदान किया, जिसे इसे स्टैनफोर्ड बिने मापदंड का नाम से जाना जाता है। उन्होंने 1937 में फिर 1960 में अपने जो सहयोगी मॉड ए मैरिल थे उसकी सहायता से पूर्णतः दोष मुक्त कर दिया। और ये जो परीक्षण था 2 से 14 वर्ष के बालकों के लिए था। अब अगला जो टेस्ट था पोर्टियस भूल भुलैया टेस्ट। पोर्टियस भूल भुलैया टेस्ट जो था वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण टेस्ट माना जाता है। ये पोर्टियस भूल भुलैया जो टेस्ट है वो व्यक्तिक क्रियात्मक परीक्षण टेस्ट माना जाएगा, परीक्षण माना जाएगा। अभी तक जो हमने टेस्ट पढ़े वो कैसे थे, भाषात्मक टेस्ट थे, व्यक्तिगत भाषात्मक टेस्ट थे। और ये पोर्टियस भूल भुलैया टेस्ट व्यक्तिक क्रियात्मक टेस्ट माना जाएगा। यह परीक्षण जो था पोर्टियस भूल भुलैया जो टेस्ट था ये 3 से 14 वर्ष के बालकों के लिए था, 3 से 14 वर्ष के बालकों के लिए था। भूल भुलैया का निर्माण इस प्रकार किया गया कि वे आयु की वृद्धि के साथ साथ भूल भुलैया और जटिल बनाई जाती थी। जिस बालक की परीक्षा ली जाती है उसे एक पेंसिल और कागज़ पर बना हुआ भूल भुलैया का एक चित्र दे दिया जाता था और बालक को पेंसिल में उसमें से बाहर निकलने के लिए निशान लगाकर मार्ग अंकित करना पड़ता था। ऐसा करने के लिए 3 से 11 वर्ष के बालकों को 2 अवसर दिए जाते थे और 12 से 14 वर्ष के बालकों के लिए 4 अवसर दिए जाते। यदि वे अपने प्रयास में असफल हो जाते तो उनकी बुद्धि का विकास उनकी आयु के अनुपात से कम समझा जाता है। इस परीक्षण के संबंध में गैरेट जो हमारे मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने बताया कि यह परीक्षण कम बुद्धि वाले बालकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध हुआ। इससे न केवल बालकों की मानसिक योग्यता का बल्कि उनकी नियोजन की योग्यता का भी ज्ञान प्राप्त होने लगा। अगला जो टेस्ट था वेस्लर वैल्यूड टेस्ट था। इस परीक्षण का निर्माण 1940 में 10 से 60 वर्ष तक की आयु के व्यक्तियों की बुद्धि परीक्षा लेने के लिए किया गया। मतलब ये वेस्लर वैल्यूड टेस्ट जो था बच्चों से बड़ों के लिए भी उपयोगी हो गया। ये 1955 में इसे संशोधित करके 16 से 64 वर्ष कर दिया गया। इसमें विभिन्न आयु के व्यक्तियों के लिए 5 मौखिक प्रश्न और 5 क्रियात्मक प्रश्न दिए जाते थे और वो जो प्रश्न रहते थे वो ज्ञान और सूचना से संबंधित रहते थे, गणित के प्रश्न रहते थे, शब्दावली के प्रश्न रहते थे, चित्र के भागों को बेतरतीब से लगाकर चित्र को पूरा करना पड़ता था और विभिन्न वस्तुओं के टुकड़ों को विधिपूर्वक रखकर उनकी आकृतियों को पूर्ण करना होता था। तो ये वेस्लर वैल्यूड टेस्ट में किया जाता था जो 16 से 10 से 60 वर्ष तक के बालकों के लिए बनाया गया। फिर बाद में इसको आगे बढ़ाकर 16 से 64 वर्ष तक कर दिया गया। अब आगे जो कुछ और टेस्ट हुए वो सामूहिक भाषात्मक परीक्षाएं टेस्ट हुए। अभी तक हमने व्यक्तिगत क्रियात्मक टेस्ट पढ़े और व्यक्तिगत भाषात्मक टेस्ट पढ़े। अब सामूहिक भाषात्मक टेस्ट में आर्मी अल्फा टेस्ट का काफ़ी नाम लिया जाता है। आर्मी अल्फा टेस्ट का उपयोग जो है सामूहिक टेस्ट के रूप में इसका उपयोग किया गया। आर्मी में सैनिकों की भर्ती के लिए इसका उपयोग ज़्यादातर किया गया। प्रथम विश्व युद्ध में के समय सैनिकों के और सेना के अन्य कर्मचारियों पदाधिकारियों का चुनाव करने के लिए इसका उपयोग किया गया।
इसका प्रयोग केवल शिक्षित मनुष्यों के लिए किया जा सकता है। इसकी परीक्षा सामग्री बहुत कुछ स्टैनफोर्ड बिने स्केल की सामग्री से मिलती जुलती थी। इसके बाद सेना का सामान्य वर्गीकरण टेस्ट हुआ। इसका निर्माण अमेरिका में द्वितीय विश्व युद्ध के समय सेना के विभिन्न विभागों के सैनिकों का वर्गीकरण करने के लिए किया गया। ये वर्गीकरण करने के लिए किया गया था द्वितीय विश्व युद्ध के समय, ध्यान रखिए। आर्मी अल्फा टेस्ट का उपयोग प्रथम विश्व युद्ध के समय किया गया और सेना का सामान्य वर्गीकरण टेस्ट द्वितीय विश्व युद्ध के समय किया गया। सेना में सैनिकों को वर्गीकरण करने के लिए किया गया। इस परीक्षण में सैनिकों को 3 प्रकार की समस्याओं का समाधान करना पड़ता था: शब्दावली, गणित और वस्तु गणना संबंधित समस्याएं। इसके बाद कुछ और टेस्ट आगे आए। प्रयाग मेहता का सामूहिक बुद्धि परीक्षण, जलोटा का साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा बात की जाती है इसमें तो आर्मी बीटा टेस्ट का नाम काफ़ी लिया जाता है। इस परीक्षण का निर्माण अमेरिका में प्रथम विश्व युद्ध के समय सेना के विभिन्न पदों और विभागों में कार्य करने वाले मनुष्यों का चुनाव करने के लिए किया जाता था। इसका प्रयोग उन मनुष्यों के लिए किया गया जो अशिक्षित थे या अंग्रेजी भाषा नहीं जानते थे। उनके लिए आर्मी बीटा टेस्ट का उपयोग किया गया। दोस्तों ध्यान रखिएगा, किन के लिए किया गया आर्मी बीटा टेस्ट? जो अशिक्षित थे या अंग्रेजी भाषा का ज्ञान जिन्हें नहीं था। और प्रथम विश्व युद्ध में किस समय किया गया? वस्तु की गणना, अंकित चित्र, विभिन्न वस्तुओं में एक दूसरे से संबंध बताना, चित्र की उन वस्तु पर चिन्ह लगाना जिनका किसी से किसी प्रकार का संबंध नहीं है, आदि समस्याएं इस परीक्षण में रखी गई। तो ये टेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा उपयोगी साबित हुआ, आर्मी बीटा टेस्ट। इसके बाद अगला जो टेस्ट जो काफ़ी नाम लिया जाता है, शिकागो क्रियात्मक टेस्ट। शिकागो क्रियात्मक टेस्ट, यह टेस्ट 6 वर्ष की आयु के बालकों से लेकर वयस्कों तक के लिए है। यह 13 वर्ष की आयु के बालकों को बुद्धि परीक्षा के लिए विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध हुआ। इसमें अग्रांकित प्रकार की क्रियाएं, विभिन्न प्रकार की आकृतियों में समानता और असमानता की बातें बतानी पड़ती थी। चित्र के टुकड़ों को व्यवस्थित करना, लकड़ी के टुकड़ों की सहायता से गणना करना, अनेक प्रकार की वस्तुओं में से समान वस्तु को छांटकर अलग अलग रखना, ये शिकागो क्रियात्मक टेस्ट में प्रमुख रूप से परीक्षण किया जाता था। तो दोस्तों ये थे कुछ बुद्धि का मापन और परीक्षण से संबंधित जो टेस्ट थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट थे। इनसे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो था। इसको अगर आप वीडियो के पीछे जाके जो चीज़ें हैं ना समझ में आई हो तो पीछे जाके आप देख सकते हैं वीडियो में। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम एक बार फिर कुछ नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप सब्सक्राइब करिए। आपसे यही गुजारिश है कि दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हमारा ये जो परिवार है और बढ़ेगा। और जितना परिवार हमारा मजबूत होगा उतना ही मजबूती परिवार के हर सदस्य को मिलेगी निश्चित तौर पर। और हर परिवार का हर सदस्य सफलता में एक कदम और आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल को सब्सक्राइब करने में सिर्फ 1 सेकंड का समय लगेगा और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तुरंत। और इससे आपको जो फायदे होंगे वो आप सोच नहीं सकते। आप सफलता के कितने नज़दीक पहुंचेंगे ये आप स्वयं महसूस करेंगे। तो दोस्तों हमारा आपसे यही कहना है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना ख्याल रखें, अपने दोस्तों का ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।